हाँ भाई, क्या माहौल है? सही चल रहा है सब? एक नंबर। कहीं कोई दिक्कत? ओके, वंडरफुल। तो रोटेशन अब तो उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग पैकअप हो ही गया होगा। हो रहा है कि नहीं? कैलोरीमेट्री समझ में आ रही है? ठीक है। कल जो भी पढ़ाया था उसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो 2 मिनट का वक्त है, एक बार पेज पलट लो और अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। तुम ये देना जरा, ये नोट्स अपने। मेरे को समझना नहीं है ना। जैसे, हाँ, एवरेज। बैठ जाओ। यही बोलना चाह रहे हो ना? हाँ ठीक। लेकिन वो तरीका सस्ता तरीका है, हर बार वैलिड नहीं होगा। हाँ, नहीं आएगा ना। वही तो बता रहा हूँ, तभी तो सस्ता तरीका है। हाँ। तुम आज के बाद जब भी किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवाई जाएगी तो उसको लिखना है, ठीक है? अदरवाइज पता है क्या है, अभी सब अच्छा लग रहा है। 1.5 साल बाद क्या होगा ना, कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है ना, तो 2 साल बाद उस डेटा को देख करके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ये सभी लोग इस बात का ध्यान रखें भाई। देखिए, मेरे लिए लैंग्वेज लिखवाना ऑब्वियस सी बात है, कष्टदायी होता है क्योंकि उसमें वक्त ज्यादा जाता है, ठीक है? लेकिन वो अभी अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी पढ़ा सकता हूं जैसे लीडर में पढ़ाता हूं, कि बॉक्स बना दिए, इसको इसको मिक्स कर दिया ये हुआ, इसको इसको मिक्स कर दिया तो ये हुआ, तो बताओ इन दोनों को मिक्स किया तो क्या हुआ। ऐसे, है ना? मतलब वहां पे इस तरीके से लैंग्वेज नहीं लिखवाता, डिक्टेट ही नहीं करता, वहां समझाता हूँ आगे बढ़ जाता हूँ, समझाता हूँ आगे बढ़ जाता हूँ। क्योंकि वहां पे नोट्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है, उनके पास इतना वक्त भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनको 2 या 3 महीने बाद तो एग्जाम देना ही है ना? लेकिन और वो लोग इतने मैच्योर हैं, पहले से भी पढ़े हुए हैं, तो उनको पता है। तो उनके साथ दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या होगी कि तुम अगर प्रॉपर तरीके से डिक्टेट करते हुए चीजों को नहीं लिखोगे ना। मैं अगर तुम्हें भी टॉपर के नोट्स दिखा दूं ना, तुम्हें दिखा ही देता हूँ, है ना? तो अगर तुम्हें टॉपर के नोट्स दिखा दूं तो तुम अपने आप समझ लेना देख करके कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑल इंडिया में टॉप 100 में जिन लोगों की रैंक्स आई है ना, उनमें से ही मैं किसी एक स्टूडेंट के तुम्हें नोट्स दिखा देता हूँ, शायद उससे शायद तुम्हें बेहतर मोटिवेशन मिल जाए। मेरी बातों को तो तुम चूरन समझते होगे, है ना? मेरी बातें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। ये नोट्स हैं, है ना? एक ऐसे स्टूडेंट के जिसकी AIR जो है वो 18 आई थी 2018 में, ठीक है? ठीक है। ये उसने नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है? और आप ध्यान से देखना कि वो कितना सिस्टमेट, जिस तरीके से लिखवाया गया है ना उसने उसी तरीके से चीजों को लिखा हुआ है, और कितना क्लियर लिखा हुआ है ना। अगर आप इधर मूव करें, आप किसी भी चीज को देखें, प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ है, हर चीज लिखी हुई है, और कोई भी चीज मिस नहीं है। अगर ऐसी भी कोई चीज मैंने बोली है ना जो मैंने लिखवाई नहीं है, तो उससे भी उसने अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए हर चीज, हर डायग्राम, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो मैं भी सेक्टर बना के बताया था। वही नोट सेम है, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी यही रेफरेंस है ना? कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वही है, एज इट इज वही न्यूमेरिकल, सब कुछ सेम चल रहा है। लेकिन वो इतनी शिद्दत से लिखता था, है ना? एक हम है जिनकी टेस्ट में ही नहीं आ रही 18, है ना? जो यहाँ के फेज के टेस्ट हो रहे हैं उसमें ही 18 रैंक नहीं आ रही है, AIR तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तो समझ लो कि तुम उसके सामने तो कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करते हो, ठीक है? मान लो या मत मानो, मैं बता देता हूँ तुम्हें। तुम्हें अगर ऐसा फील आ रही है अरे हम किसी से कम, मैं बता देता हूँ तुम्हें, है ना? एग्जिस्ट नहीं करते हो, ठीक है? जब वो ऑल इंडिया लेवल पे इतनी, तो उस बंदे के अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था। जब वो हर चीज को, एक एक चीज को इतनी शिद्दत से लिखता था, तो हम किस खेत की मूली हैं यार, है?
और सिंपल सी बात है, हम जो भी तैयारी कर रहे हैं वो क्या परसों होने वाले टेस्ट के लिए कर रहे हैं? हम उस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो 2023 में होगा एग्जाम। ठीक है, कब होगा? 2023। अभी तो 21 चल रही है यार, बीच में 22 भी है, फिर 23 आएगा। तो 2023 में उस एग्जाम को देना है आपको। सपोज मैंने रोटेशनल चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, मुझे पढ़ाने में लगभग आप ये मान के चलिए कि 4 वीक लग गए, ठीक है, सपोज, है ना। और उन 4 वीक्स में पता नहीं कितने लेक्चर्स हुए, मैंने लगभग हर लेक्चर 100 मिनट का मैंने खुद लिया। उसके बाद तुमने घर जाके भी 3 से 4 घंटे होमवर्क किया होगा, नोट्स पढ़े होंगे। मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर को तैयार करने के लिए हम अपनी लाइफ का कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, करते हैं, मानते हैं इस बात को, है ना। वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आज के लिए या उस दिन के लिए? उस दिन के लिए। तो डेफिनेटली उस दिन तुम्हें रिवाइज करके जाना होगा, सब कुछ प्रिपेयर करके जाना होगा। अब वो कहां से करोगे? मैं दोबारा तो पढ़ाने आऊंगा नहीं, दोबारा से तो रोटेशनल का लेक्चर फिर होगा नहीं, क्योंकि समय के साथ चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स, ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो उस समय हम रिवीजन करेंगे, जो डाउट्स आएंगे उनको देखने के लिए हम पुराने चैप्टर्स को देखेंगे, नोट्स को देखेंगे। तो जब हमारे पास नोट्स अच्छे से होंगे तभी तो देखेंगे भाई। जब नोट्स में चीजें लिखी होंगी तभी तो उनको देख के एकदम से याद आएगा। मैं आज भी अगर अपने 5 साल 6 साल पुराने नोट्स खोलता हूँ और देखता हूँ, और उसमें कोई एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ दिख जाता है जो 5-6 साल पहले मैंने सुना था, तो भी मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि हाँ, ये स्टेटमेंट क्यों लिखवाया गया था, या इसमें क्या बात बताई गई थी, या मैं बच्चों को क्या एक्सप्लेन कर पा रहा था। इसलिए तो मैं हमेशा ये आईपैड अपने साथ लेकर के चलता हूँ। तुम्हें पता है, मैं बिना इसके भी आके पढ़ा सकता हूँ, मुझे सब याद है ना। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि अरे सर देख देख के पढ़ाते हैं, मुझे सब याद है ना। मतलब क्वेश्चंस का डेटा, है ना, शीट, रेस, मुझे सारे क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से याद है। और इवन क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये याद हो गया कि इसका आंसर क्या आने वाला है ना, क्योंकि इतना समय हो गया यार इसी फील्ड में काम करते करते, रोज सुबह शाम एक ही काम करते हैं। तो मुझे क्या सब कुछ याद हो गया, मेरे को इन सब चीजों की तामझाम की जरूरत नहीं है। मैं बिंदास तरीके से आऊंगा और शुरू कर दूंगा, हाँ भाई चलो, और ये वो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए भी अच्छा है, एकदम स्टड बन के आऊंगा, है ना। लेकिन क्या होता है ना कि एक प्रॉपर सीक्वेंस और एक डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, एक आध टॉपिक मिस कर दूंगा, एक आध चीज ऊपर नीचे हो जाएगी, एक आध डेटा प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चीजें बहुत सिस्टमैटिक डिसिप्लिन तरीके से उतरें, तभी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। रैंडम एफर्ट्स मार के आप बहुत अच्छी रैंक नहीं ला सकते। आप ऑल इंडिया में टॉप 500 या टॉप 100 में आने का अगर कोई ख्वाब देख रहा है बैठ करके, तो रैंडम एफर्ट्स मार के नहीं आता। उसके लिए बहुत सिंसियर डिसिप्लिन चाहिए होता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो चलो मैंने तुम्हें नोट्स दिखाया, तुम किसी भी स्टूडेंट के नोट्स उठा करके देख लेना जो उस रैंक के लिए फाइट कर रहा है, वो बहुत शिद्दत से लिखता है। ठीक है, मैं एक और नोट्स दिखाऊंगा। मैं सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा था भाई साहब, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, मतलब एक्सप्लेन करता गया। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, उस बंदे ने हर वो चीज अपने वर्ड्स में कॉपी में लिखी भाई। और उसने ऐसे 15 से 20 पेज जो मैं बोल रहा हूँ ना, इन हर चीज को वो लिखा करता था, क्योंकि उसको पता था कि सर जो बोल रहे हैं मैं 2 दिन बाद भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है अप टू द एंड। तो वो रिटेन तो मैं तभी कर पाऊंगा ना जब हर चीज मेरे नोट्स में लिखी होगी, मेरी खुद की हैंड राइटिंग में। मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ, बोलता हूँ ना ये करो वो करो। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, क्यों बनाए शॉर्ट नोट्स? ये जो फॉर्मूले आपने लिखवाए ये कोई नए फॉर्मूले थोड़ी हैं, ये तो हमें एलिन से जो हैंडबुक मिलेगी उसमें सब मिल ही जाएगा, है ना। ये वर्ड्स थे, एज इट इज यही वर्ड्स थे कि सर आप शॉर्ट नोट्स बनवा के हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमें तो फिजिक्स की हैंडबुक मिल ही जाएगी। अब मेरे पास तो है, मेरे बड़े भैया ने दे दी थी, उसमें सर ये फॉर्मूले दिए हुए हैं जो आप पढ़ा रहे हैं। तो सर जब सब कुछ दिया हुआ है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों करवा रहे हैं, है ना। तो भाई ऐसा है, देने को तो सब कुछ दिया हुआ है ना। ये नोट्स भी बनवाने की क्या जरूरत है? फोटो कॉपी ला करके दे दूंगा करा लेना जा करके, है ना। किताबें भी बढ़िया बढ़िया दी हुई हैं, सारी डेफिनेशन जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा थोड़ी है कि मैं रात में बैठ के रिसर्च करके आया हूँ और सुबह तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होती है, किताबों में लिखी हुई, मैंने भी 80 बोली, ऐसा थोड़ी रात को पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया था फिर मुझे पता चला था उसके बाद। तो देने के लिए तो सब कुछ दिया हुआ है, इतनी सारी किताबें, इतने सारे ऑथर्स हैं, इतना सब कुछ कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उनसे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है जब इंसान खुद से लिखता है। होने के लिए तो तुम्हारे पास ई सॉल्यूशन ऐप भी है, कितने सॉल्यूशन देख करके तुम्हें समझ में आ रहे हैं, और कितने तुम देख करके आ रहे हो, है ना। पीडीएफ सॉल्यूशंस भी दे दिए गए हैं। लेकिन इन सब चीजों से, ये सब ताम झाम है, देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इन ताम झामों से सिलेक्शन नहीं होता है ना। सिलेक्शन तभी होता है जब हर चीज इंसान खुद से लिखता है,
आखिरी डिजिट तक आंसर खुद से निकालता है, और जब वो चीजें उसने लिखी हैं उनके बारे में जब वो खुद सोचता है ना, तभी वो सीख पाता है। किसी दूसरे के नोट से, किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स के पढ़ने से ना कोई सीख पाया है ना सीख पाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लो। लोगों के मेरे पास मैसेज इस तरीके के भी आते रहते हैं कि सर नोट्स भेज दो ना सर रोटेशन के, सर आपके पास तो पीडीएफ डली होंगी ना, सर सेंटर ऑफ मास की भेज दो, सर एक काम करो पूरी क्लब करके भेज दो 11th की। क्या तमाशा लगा रखा है ये, किस जोन में जाने की आप कोशिश कर रहे हैं? क्या लग रहा है तुम्हें, क्या वो नोट्स अगर तुम्हें मिल जाएंगे तो क्या उनसे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने कहा क्या करोगे? सर बहुत अच्छे लगते हैं वो आपके नोट्स। अबे क्या लग रहा है तुम्हें? ये सब चीजें, ये तुम्हें कंफर्ट जोन है, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। इस भ्रम से बाहर निकलो, हकीकत को समझो। और हकीकत ये है, जो तुमने खुद की हैंड राइटिंग में लिखा है, जो तुमने खुद से नोट्स बनाए, जो क्वेश्चन तुमने खुद से सॉल्व करे हैं, तुम्हें वही समझ में आ सकता है। किसी दूसरे की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ, चाहे बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हो, तुमसे अच्छी हैंड राइटिंग में हो, 4 कलर के पेन यूज किए गए हो, कितने भी बॉक्स बनाए गए हो, लेकिन उनसे पढ़ करके जेई में सिलेक्शन नहीं होता। फिजिक्स सीखना एक अलग चीज होती है, और एक जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके ऑल इंडिया लेवल पर इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचना, ये एक अलग चीज होती है। और इन दोनों चीजों को आप आपस में कंपेयर ना करें। अगर आपको सिर्फ सीखना ही है कि सर बस मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आईआईटी वाईटी में मुझे पहुंचने का कोई शौक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे पास आ जाना अभी क्लास के बाद, मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक्स भी बता दूंगा। क्योंकि आपको तो बस फिजिक्स ही तो सीखनी है, तो फिर हम आइडियल फिजिक्स क्यों करें? फिर तो हम रियल फिजिक्स पढ़ेंगे इंजीनियरिंग लेवल की। तो फिर मैं अच्छी अच्छी किताबें बता दूंगा, 4-5 आपको, इवन सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा, घर पे बैठ करके पढ़ते रहना, डाउट्स आए मेरे से साइड में डिस्कस करते रहना। ठीक है, मुझे आती है फिजिक्स अच्छी वाली, ठीक है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में वही सब कुछ किया हुआ है, तो मुझे सब कुछ आता है उस लेवल पर। ठीक है, तो तुम्हें अगर फिजिक्स सीखने का इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट अलग तरीका, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। उससे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, फील आएगी, और फील को लेकर के जिंदगी भर घूमता रहना। फिजिक्स की फील बहुत है, बस सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तो कोई तुम्हें तुम्हारी बातें भी नहीं सुनेगा, 2 थप्पड़ मारेगा, कहेगा जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है। तो भाई इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और जब मैं इतने एफर्ट्स मार रहा हूँ, मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, मेरे को इतना ज्यादा टाइम क्यों लगता है पढ़ाने में? इतनी क्लास को एक्सटेंड करना, इतना पहले बुलाना, कभी कभी एक्स्ट्रा लेना, ये सब वक्त इसलिए लगता है क्योंकि हर चीज लिखवा रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा हूँ। टाइम के अंदर भी खत्म हो सकता है, वो भी आता है बहुत अच्छे से। तुम्हें क्या लगता है हम इतना धीरे पढ़ाते हैं? आओ कभी, तुम्हें दिखाए अपना असली माहौल, है ना? ठीक है, हमें उस स्पीड पे भी पढ़ाना आता है, हमें तो क्या है, बस एक्सेलरेटर ही तो दबाना है। लेकिन ये देखना पड़ता है ना सामने बैठी हुई ऑडियंस कौन है। भाई लोग गरीब हैं। अभी मैं अपनी एक्चुअल स्पीड पे आ जाऊं, जिस स्पीड पे मैं 1.5 घंटे पहले पढ़ा रहा था, अगर उसी स्पीड पे तुम्हें अभी पढ़ा दिया, बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ पता भी नहीं, हवा भी नहीं लगेगी, सट। जितना कैलोरीमेट्री तुम्हें अभी पिछले 2 लेक्चर में पढ़ाया ना, उतना और आज का मिलाकर के 3 लेक्चर, उतना मैंने एक ही दिन में पढ़ा दिया था अभी लीडर में। कितने दिन में? एक ही दिन में पढ़ा दिया था। ठीक है, टाइम नहीं लगा था सीधे। ठीक है, क्योंकि वहां बस बोलता गया, सुनते गए, बोलता गया, सुनते गए, एक्सपेरिमेंट किया, बताया, समझ गए, हाँ समझ गए, चलो क्वेश्चन करो, दैट्स ऑल। और उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह नहीं है 80 × 5 सोच रहे हैं, 40 होगा या 400 होगा। नहीं नहीं, 4 होना चाहिए। भाई थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीजों का। ये छोटी छोटी चीजें अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये सर क्यों बता रहे हैं फालतू में, लेकिन आप जब 12th में जाएंगे तो ये रियलाइज होगा, ये छोटे छोटे मोमेंट्स, ये छोटी छोटी बातें ही जो है ना, वो तुम्हें लोगों से आगे निकालेंगी। कंपटीशन है ना भाई, हिंदुस्तान में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, और उनमें हमें लोगों से अगर आगे निकलना है तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हम जीवन भर सोचते रहते हैं नंबर क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, और हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर हम इन छोटे छोटी बातों का ध्यान रखें और इनको बहुत सिंसियरली फॉलो करें, होमवर्क बहुत डिसिप्लिन से करें, हर वो बात जो क्लास में बताई गई है उसको लिख रहे हैं, प्रॉपर रिवाइज कर रहे हैं, जब भी टाइम मिलता है तो अपना टाइम मोबाइल में वेस्ट नहीं करते हैं, उस टाइम में उन टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम इस तरीके से हर छोटे से छोटी बात को ध्यान रख रहे हैं, सिंसियरली पढ़ रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी बराबर चल रहा है, अगर ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस तुम्हें दिखेगा, लेकिन वक्त लगेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये डिफरेंस तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएगा। जब तुम 12th में एंटर करोगे और 12th में जब 4-5 महीने गुजर चुके होंगे, तब जाकर के तुम्हें ये एहसास हो रहा होगा कि हाँ यार, उस समय जो 11th में मेहनत करी थी ना, अब वो रंग लेकर के आ रही है, क्योंकि तुम लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी होंगी कि तुम्हारी सवाल करने की रफ्तार बढ़ जाएगी।
तुम्हें चीजें बहुत आसानी से समझ आने लग जाएंगी। तुम्हें 12th बहुत आसान लग रही होगी, जिसने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी होगी वो 12th में संघर्ष कर रहा होगा, उसके लिए बहुत चीजें कॉम्प्लिकेट लग रही होंगी, तुम्हें लग रहा होगा अरे बहुत ही आसान है ये तो ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं ये अभी बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में, एक लॉन्ग जर्नी में यही छोटे छोटे एफर्ट्स एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। और ये देखा है मैंने, ऐसे ऐसे कहानियां देखी हैं कि दो स्टूडेंट्स थे, दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे, 11th में थे, उनकी रैंक्स थोड़ा सा आगे पीछे आया करती थी, मुश्किल से 5 या 10 नंबर का डिफरेंस रहा करता था, पूरे साल लगभग इतना ही डिफरेंस रहा। लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट थोड़ा स्टड टाइप का था, हे यो है ना, ज्यादा नोट्स वोट्स नहीं बनाना, ठीक है, अपने एटीट्यूड में रहना, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दैट्स ऑल, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा डिसिप्लिन था, सीधा साधा था, हर चीज प्रॉपर करता था, जो भी होमवर्क सॉल्व करता था उसकी भी कॉपी बना के मेंटेन रखा करता था, हर चीज को बहुत सीक्वेंस में करता था। लेकिन उस बेचारे के नंबर कम आते थे थोड़े से, है ना, तो वो यो वाला बहुत वो सोचता है फालतू की चीजें क्या कर रहा है ये सब, देख ले नंबर तो तुझसे ज्यादा ही आते हैं मेरे, देख ले पिछले टेस्ट में भी तुझसे 500 रैंक ज्यादा आई थी। तो उसको बुरा तो लगता था, लेकिन वो डिसिप्लिन था, है ना, वो हर चीज को बहुत शिद्दत से करता था। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है, ये रियल कहानी है, जब 12th में एंटर हुए, समय आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो 5-6 महीने बाद वो जो यो करता था ना, और वो बिल्कुल जो शिद्दत से लगा हुआ था, उनके बीच में 50 का गैप आ गया, और जो दूसरा वाला स्टूडेंट था वो 50 नंबर आगे निकल गया, पीछे नहीं आगे चला गया। अब उस यो वाले को समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे गलती क्या हुई। गलती ये हुई कि तब तो स्टड बनते रहे, किसी भी चीज को वेल प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया नहीं, समय आगे बढ़ता गया, वो भूलते चले गए, वो भूलते चले गए, वो उस पुरानी इंफॉर्मेशन को, पुरानी नॉलेज को रिकॉल नहीं कर पाए, रिटेन नहीं कर पाए। और जो बहुत डिसिप्लिन तरीके से पढ़ रहा था वो एंड तक उसी शिद्दत से लगा रहा, तो उसके लिए उन चीजों को रिकॉल करना, रिटेन करना क्या हो गया, रिलेटिवली आसान हो गया। तो ये जो गैप है ना, ये अभी नहीं दिखेंगे। कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि अरे नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, क्या अभी, जैसे 12th के एंड तक पहुंचते पहुंचते कहानियां ना बिल्कुल पलट जाती हैं, ठीक है। अच्छे अच्छों को धूल में मिलते, मतलब धूल में मिलते हुए देखा है ना, और बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट्स को एट द एंड ऑफ अ जर्नी बहुत शानदार परफॉर्म करते हुए देखा है। बोलते हैं ना कि चेंजेस आर ऑलवेज परमानेंट, चेंज तो होगा, ये इस संसार का नियम है। राजा को रंक बनने में वक्त नहीं लगता, उसी तरीके से फर्श से अर्श तक पहुंचने में भी वक्त नहीं लगता। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम जिस पोजीशन पर हो वहीं रहने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदलेगा, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इस वक्त के साथ चीजें बदलेंगी, ये याद रखना। अगर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो ये मत सोचना कि ये अच्छा ही चलेगा। एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है भाई, लेकिन वहां टिके रहना बहुत मुश्किल है। एक बार चढ़ सकते हो, लेकिन चढ़ने के बाद वहां पे टिके रहना जीवन का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। अगर वो स्टूडेंट जो इस बैच में बैठ करके ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, ये फलाना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काया पलट जाएगी अगर तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मारे, ये भी याद रखना, ठीक है। तुम तो अभी फेज 2 में हो, ऐसे बहुत फेज है भाई, फेज 1 और पीछे 2 के पीछे भी पता नहीं 8 और 9 तक है शायद, है ना, पता नहीं शायद ऐसे ही होंगे, तो बहुत फेजेस हैं। जब ये सब लोग मिलेंगे तब तुम्हें असलियत समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके का घमंड तो बिल्कुल भी मत करो, और किसी भी तरीके का रिग्रेट फील मत करो, दैट्स ऑल। पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो, बस ये सोचो कि मुझे अपने आप को सुधारना है, दैट्स ऑल। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने आप से है, मुझे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने हैं, दैट्स ऑल। अगर ये सोच करके आगे बढ़ोगे तो निश्चित है तुम लोग अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बिठा लो, किसी भी तरीके की टेंशन भी मत पालो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त बदलेगा, जो हर बार होता है वो इस बार भी होगा। जो लोग अभी एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन शिद्दत से लगे हुए हैं ना, वही एक दिन हो सकता है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है जो अभी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं लेकिन सिंसियरली चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो समय के साथ वो पलट जाए। ऐसा बहुत देखा गया, क्योंकि 11th और 12th गैप तो एक ही नंबर का है, लेकिन तुम्हें आगे जाकर के समझ में आएगा कि कहानियां पलट इसलिए जाती हैं क्योंकि उसके पीछे रीजन होता है कि 12th में इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। 11th तो बिना डिसिप्लिन के भी चल जाता है, क्योंकि पहले 4 महीने तो वैसे ही नहीं पता चलते कि जीवन में हो क्या रहा है
है ना। जब तक चीजें समझ में आना शुरू होती हैं तब तक सिलेबस ही कंप्लीट होने वाला होता है। और दूसरा क्या है कि 11th में मैकेनिक्स वगैरह होती है तो वहां तो डिसिप्लिन है या नहीं है, इट डजंट केयर अबाउट इट। ठीक है, वहां तो F बराबर M है, जिसको लगाना आता है शानदार तरीके से बढ़िया न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करता है, डेफिनेशन आए या ना आए, है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 11th की फिजिक्स थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल्स पे डेवलप्ड है ना। अगर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी हैं, आप इक्वेशंस को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, आपको चीजें जल्दी दिखाई दे जाती हैं, तो आपकी 11th अच्छी निकल जाती है ना। लेकिन 12th जो है ना वो थोड़ा सा डिसिप्लिन मांगता है, शिद्दत से मेहनत मांगता है, रोज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत थ्योरी होती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा होती हैं 12th के सिलेबस में। तो वहां क्या है ना कि वो ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना, कि बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड, वो वहां पे काम नहीं आ पाता है। तो ये वक्त है, अभी स्टार्ट हुआ है चैप्टर, यहीं से अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तित करना शुरू कर दो। ठीक है, थोड़ा सा जीवन में डिसिप्लिन लेकर के आओ। और ये मैं बता देता हूं कि अभी बैठ करके ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा। ठीक है, ये सही वक्त नहीं है सोचने का, और तुम्हारे सोचने से कुछ होगा भी नहीं। तुम्हारे सोचने से कुछ होना भी नहीं है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम जिस एज में हो, मेरे को लगता है उस एज में तुम्हें तो सिर्फ जितना पा सकते हो उतना पाओ, पढ़ने आते हो पढ़ो, नॉलेज गेन करो, जितना सीख सकते हो सीखो, लाइफ में पॉजिटिव चीजों को गेन करो और आगे बढ़ो। टेंशन में सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, थप्पड़ थप्पड़ पड़ेंगे ना, लाइक टेंशन डिप्रेशन कुछ नहीं है। ठीक है, इस एज को जियो, पॉजिटिव चीजों को सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए तुम रिग्रेट करो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ठीक है, तुम जितना गेन कर सकते हो करो, ये तुम्हारी कैपेबिलिटीज पे ही डिपेंड करता है। तो इस टाइम को जितना हो सकता है यूटिलाइज करो। बाद में यही मोमेंट्स तुम्हें फिर याद आएंगे, तुम्हें लगेगा कि यार बहुत एफर्ट किया था, सही किया था। और जो चल रहा है ना उसको देख करके परेशान मत हो। इंसान जब उस चीज को देखता है ना कि जो चल रहा है उसके सामने, उसको देख करके एक क्षण के लिए उसको ये लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कि तुम्हारे साथ नहीं, हर किसी के साथ यही है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, करूं या नहीं करूं, है ना। और फिर क्या होता है, हम भटक जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने गोल से। लेकिन मैं कह रहा हूं जो चल रहा है वो सब बहुत अच्छा चल रहा है, जो हो चुका है ना वो भी बहुत अच्छा हुआ था, और गारंटी है कि जो होगा वो भी बहुत अच्छा ही होगा। तुम्हें आज लग रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन तुम एफर्ट्स करते रहे ना, तो आज से 1 साल बाद तुम जब इन मोमेंट्स को देखोगे तब तुम सोचोगे कि यार वो जो मोमेंट्स मेरी लाइफ से निकले वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे, और सच में मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सीख लिया, इस कारण आज मैं जेई में सेलेक्ट हो सकता हूँ। इस मोमेंट को मत देखो यार क्या चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मत देखो, सोचो मत इस बारे में। मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में हर चीज बहुत वेल प्लान्ड है, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। जब तुम आगे बढ़ोगे जीवन में तो ये बात का तुम्हें एहसास होना शुरू हो जाएगा कि तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। और तुम अगर सोचोगे कि कुछ अच्छा हो रहा है तो मन में से यही आवाज आएगी कि भैया तेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, देख तेरे नंबर भी नहीं आते हैं, इतने एफर्ट्स मारता है, तेरे से एक सवाल 5 या 6 मिनट बाद तो तुझे क्लिक करता है, तू सेलेक्ट होगा क्या आईआईटी में। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स हर समय तुम्हें परेशान करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह की नेगेटिविटी भी आएगी वक्त वक्त पे, कि टेस्ट देकर के आए, टेस्ट के मार्क्स देखे बहुत कम आ रहे, रैंक देखी बहुत कम आ रही है, फिर अंदर से आएगा ले भाई तू कोटा इसलिए आया था, घर वालों को क्या शकल दिखाएगा, इतने कम मार्क्स लेकर के आया तू है, क्या कर रहा है ये सब, ऐसे चलेगा तेरा जीवन, ये करेगा है, बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्या क्या नौटंकियां चलती रहेंगी। इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। लेकिन इन सब चीजों के बारे में सोचने का ये वक्त नहीं है, हमें अपनी तरफ से 100% करना है, दैट्स ऑल। मैदान में जब तक टिके हैं गेम को अपनी तरफ से पूरे जी जान से खेलेंगे, जीत मिलेगी या हार मिलेगी वो वक्त बताएगा, लेकिन जब तक टिके हैं तब तक इस बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, और अगर इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर तुम एफर्ट्स करोगे तो डेफिनेटली जहां भी पहुंचोगे, जितना तुम डिजर्व करते होगे उस हिसाब से तुम अपने जीवन में कहीं एक अच्छी जगह ही पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अपना वक्त ये सोचने में बिल्कुल भी वेस्ट करना बंद कर दो कि मेरा क्या होगा। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि अगर अभी ये सोचोगे तो इसका सवाल तुम्हें नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। और तुम इतना क्यूरियस ही हो जानने को लेकर के कि तुम्हारा क्या होगा, मतलब तुम्हें यही तो है कि मुझे बता दो यार 2023 में मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। कोई आए एकदम से, कोई भगवान ईश्वर एकदम से वरदान दें और एकदम से तुम्हें सपने में पता चल जाए कि 2023 में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें ये पता ही चल गया, जिसको यही पता चल गया
कि कल उसके जीवन में क्या होने वाला है, उसके लिए तो मुझे लगता है जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो गया है? औचित्य ही नहीं है? फिर जीवन क्या बात का यार, जब तुम्हें आज ही पता चल गया, अगर मुझे आज ही पता चल जाएगी 1 साल बाद मेरे जीवन में क्या क्या होने वाला ये वो, तो मुझे मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगा, बोरिंग सा लगेगा, अरे यार पता ही चल गया यही होना है, तो अब काय को एफर्ट्स करूं? जब पता ही है यही लिखा है और यही होना है, तो अब तो आराम से चद्दर ओढ़ के सोऊंगा आराम से, लिख ही दिया ये तो भाई यही होना है। तो भाई जीवन जीने का असली मजा यही है कि कुछ नहीं पता, ठीक है, और यही लाइफ का एक्साइटमेंट है, और इसी एक्साइटमेंट के साथ जियो और आगे बढ़ो, इस पॉजिटिव एनर्जी को साथ में लेकर के चलो। हमेशा देखता हूं लोगों को ऐसे कहीं मैसेज लिखे हुए मिल जाते हैं, अगर ये वाला मैसेज आपने 10 लोगों को शेयर कर दिया तो आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, अगर नहीं किया तो जीवन बहुत, तो हम उन सब चीजों को ना अपने से कनेक्ट करते हैं, मेरे जीवन में वैसे ही बहुत कुछ बुरा हो रहा है ना? ये सब नौटंकियां इस वक्त में हमारे साथ बहुत ज्यादा होती है ना? हम कहीं हम मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, एकदम से थॉट आएगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो अगला टेस्ट तुम्हारा खराब हो जाएगा, है ना, या तुम्हारे जीवन में ऐसा भूचाल आ जाएगा, तो एकदम से हम इमोशनल हो जाते हैं, कर लेते हैं यार कर लेते हैं ना। ये फालतू की नौटंकियां करना बंद करो, कोई चमत्कार नहीं होने वाला, देयर इज ओनली, है ना, नो शॉर्टकट। चिल्ला चिल्ला करके हमें ऐसा बताता रहा हूं, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है भैया, एक ही हकीकत है, जो जितना पॉजिटिव रह करके एफर्ट्स कर रहा है, अपने काम को लेकर के जितना ईमानदार है, लाइफ उसके लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। इसके अलावा अगर तुम कोई और रास्ता ढूंढ रहे हो, तुम ये सोच रहे हो भगवान जी के सामने हाथ जो के खड़ा हो जाऊंगा, एकदम से ऊपर से फूल गिरेगा और खोल के देखूंगा तो लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऐसा कोई तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है वो तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। क्या बना रहा है? बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। वैसे आजकल तो हम काफी वैसे लोग हैं ना, मतलब यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, तो आजकल ये सारी चीजें, नौटंकियां भी बहुत ज्यादा चलती रहती हैं, जहां पे लोगों को शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, 20 दिन में कैसे बने करोड़पति, है ना, तो है ना, 25 दिन में कैसे होगा आपका आईआईटी एडवांस, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के साथ सिलेक्शन, ऐसे ऐसे लोग हेडिंग्स बना बना करके मैं, है ना, तो मैंने देखा है कि तुम जैसे एज वाले लोग हैं, क्योंकि उनको जीवन में इस तरीके के चमत्कारों की बहुत उम्मीद है, तो वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा जल्दी से लिप्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि ऐसी चीजों में बिल्कुल भी मत पड़ना, है ना, कुछ है ही नहीं, है ना, अगर ऐसे ही होता तो वो वीडियो नहीं बना रहा होता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, कहाँ पे पहुंचे थे भाई? अच्छा, क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल दिखाना भाई क्वेश्चन क्या था, सॉल्व तो करके लाई होगा, ठीक है। 100 कैलोरी पर सेकंड, देखिएगा भाई, 100 कैलोरी पर सेकंड आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे पूछा गया कि 4 मिनट बाद क्या होगा। पहले तो बताओ कंटेनर के अंदर आपके पास क्या क्या था? 200 ग्राम आइस है, लेकिन कितने टेम्परेचर, क्या ये लिखा है भाई? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं बेटा कि 100 कैलोरी एनर्जी अगर हमने सप्लाई करी, कितनी सप्लाई करी? 100 कैलोरी 1 सेकंड में, तो 4 मिनट का मतलब हो गया 4 × 60। क्या सही लिखा है क्या मैंने? तो यहां से बेटा ये कितना आ जाता है, मतलब हमने इस कंटेनर को 24,000 कैलोरी हीट दी है, तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा ये कहां तक पहुंचेगा। ऐसा सवाल हमने कल किया भी था, 2,000 का नोट दिया था, लेकिन पैसा आज बहुत है भाई के पास, कितना मिला है भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 200 ग्राम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना भाई। सबसे पहले चेक करेंगे कि इस 200 ग्राम को कहां तक पहुंचाना है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो -50 से 0, और इस दौरान इसको कितनी हीट चाहिए, एम एस इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 50, कितना आ रहा है 5,000, मात्र 5,000 ही खर्च हुए 24,000 में से, अभी भी 19,000 बचा हुआ है। 200 ग्राम, 200 1 ग्राम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 चाहिए, तो 200 को कन्वर्ट करने के लिए 200 इंटू 80 चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? मेरे हिसाब से 200 इंटू 80 16,000, भाई के पास अभी भी 19,000 है, खर्च करेगा या नहीं करेगा? करेगा भाई, तुम्हारी तरह नहीं भाई, है ना, तो बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब है इसके बाद ये क्या बन जाएगा, 200 ग्राम
वाटर आ चुका है, कहां पे आ चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और अभी इसमें खर्च कितने का हो गया 16,000। कितना बचा है अभी 3,000। अब 3,000 से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, देख लेते हैं वो कितना बढ़ेगा। 3,000 बराबर एम एस इंटू डेल्टा टी, कितना है ये, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर जो है वो कितना होगा 15। तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास अभी कंटेनर के अंदर क्या है 200 ग्राम पानी तो है, लेकिन कितने, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ आ गई है और सही आया था आंसर। ओके वंडरफुल, थैंक यू। ये ए पार्ट था, ठीक है। बी पार्ट में क्या पूछा गया था, अगर 2 मिनट करते, अगर 2 मिनट करते तो इसका मतलब है जो एनर्जी सप्लाई करी है 12,000, गरीबी आ गई भैया, 12,000 में से 5,000 यहाँ, लेकिन ये यहां से यहाँ पूरा तो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि 5,000 खर्च हो चुका है और बचा उसके पास कितना है सिर्फ 7,000। तो अब मेरे लिए सवाल हो चुका है कि 7,000 कैलोरी में कितनी बर्फ मेल्ट हो पाएगी। तो वो निकालने का तरीका क्या है, 7,000 इक्वल टू 80 इंटू M1। क्या भाई वो सब सही चल रहा है मामला, एकदम क्लियर है भाई। 700/8 175/2, इतना कौन है, पानी है या बर्फ है, ये याद रखना है। पता नहीं कुछ गरीब लोग जल्दी से जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, ये बर्फ है या पानी है, पानी है। अगर कोई पूछ ले भाई साहब बर्फ कितनी बची है, तो मैं कहूंगा पहले 200 थी, लेकिन 200 में से 175/2 खर्च हो गई, तो कितनी आती गई है, क्या इतनी आई से भाई, मेरे हिसाब से कर लिया होगा। कोई है जिसका सही था, तो मैंने पूछा सही था, तुम सब लोगों को सही था, पढ़ने लग गए हो क्या तुम लोग। ये जो मैं बातें बताती हूँ ये सब तुम्हें अफेक्ट कर जाती हैं क्या, कि यहाँ से और यहाँ से निकल जाती हैं, अफेक्ट करती हैं। चलो फिर तो ठीक है, मतलब मेरा मेहनत भी मतलब बर्बाद नहीं जा रही है। नहीं तो मुझे तो लगता था यहाँ से सुन के जाते होंगे, घर जाते होंगे खाना लाया जाए, भोजन भूख लगी है और जैसे ही खाया पिया बस, सर ने बात बोली अच्छी लगी, ठीक है अब कल से फॉलो करेंगे। क्या क्या बना है भाई, मैस में तो जाते होगे एकदम से देखते हो भैया क्या बना, पनीर, सिर्फ पनीर पनीर रखना और कुछ मत रखना ये सब हरकतें करते होगे तुम। अगला पार्ट क्या है भाई, अच्छा ये पूछा जा रहा है टाइम रिक्वायर्ड कि टेम्परेचर कितना हो जाए 80। तो इस बार सवाल उल्टा पूछ लिया है कि हमें क्यों निकालना है। तो एक बात तो तय है कि यहां तक पहुंचने के लिए तो कितना खर्च हुआ था 21। अब यहां से जीरो से, अब सवाल यह है कि अगर मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे 200 ग्राम पानी है और अगर बेटा इसे मुझे कहां पहुंचाना है 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है, तो इसमें कितनी और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एम एस इंटू डेल्टा टी, कितनी बेटा, क्या 16,000। तो अगर मैं आपसे टोटल पूछूं, टोटल देखो यहाँ पे नोट वोट करने के लिए ज्यादा कुछ होता ही नहीं है ना, ये तो हिसाब किताब चल रहा है, कितना आया कितना गया हिसाब लगा रहे हैं बैठ करके, खाता तैयार कर रहे हैं। तो 16,000 ये और 21,000 ये, तो मेरे हिसाब से कितना, कितना चाहिए भैया, 1 सेकंड में कितना मिल रहा है 100। तो जल्दी से बताओ टाइम कितना है 370 सेकंड, इसका मतलब 6 मिनट 10 सेकंड। तीनों पार्ट कितने लोगों के गलत थे, तीनों ही गलत हो गए। चलो ठीक है, फटाफट नोट डाउन दिस, नोट तो क्या ही करोगे, कर ही लिया होगा सब। अभी रुक जा बताता हूँ अभी रुक जा ए बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कुछ। जैसे कि अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उस समय आप ये फॉर्मूला लिखेंगे डी क्यू बराबर एम एस इंटू डी टी। अरे लिखोगे या नहीं, अरे हाँ या ना, साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखोगे। अगर कोई मुझसे पूछता है कि डी क्यू बाई डी टी डिफाइन करो, तो मैं ऐसे लिखूंगा एम एस इंटू, ये क्या है, यही है पावर। अगर कोई मुझसे बोले कि पावर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं पहले पावर की फील लेता हूं।
मैं पावर को ऐसे डिफाइन करूंगा कि एक सेकंड में सिस्टम को कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है, एक सेकंड में कितनी हीट सिस्टम को सप्लाई हुई, क्या वही पावर है या नहीं है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है भाई, क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि पावर बराबर हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम एस इंटू डी टी बाई डी टी। ये डी टी बाई डी टी क्या है, ये रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। क्या लग रहा है, कुछ समझ में आया क्या? रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर जरा फोकस करके देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ, ये आपको ये बता रहा है कि एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में टेम्परेचर में कितने का चेंज आया, मतलब डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। क्या क्लियर है भाई? ठीक, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ओके, अब देखना, अगर फेज चेंज हो रहा है, ये तो है जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ड्यूरिंग फेज चेंजेस, अगर बेटा फेज चेंज हो रहा है तो उस समय ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है? है क्या? नहीं है। तो उस समय मैं बोलूंगा अगर मैंने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, तो ये डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई करेंगे ये करेगा क्या, अगर फेज चेंज हो रहा है तो ये कुछ मास को मेल्ट करेगा। अरे करेगा। मान लो जो मास मेल्ट हुआ, या मतलब मैं मेल्ट नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो बोलना चाहिए वो मास जिसका फेज क्या हुआ, चेंज हुआ, वो अगर डीएम है तो डीएम इंटू लेटेंट हीट। नहीं आया समझ? ये है डी क्यू। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं डी क्यू बाई डी टी, दैट विल बी व्हाट, पावर, तो उसको लिखेंगे एल लेटेंट हीट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डीएम बाय डी। यहां पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं डीएम बाई डी को, तो ये डीएम बाई डी क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक फील लो बस, एक सेकंड में कितने मास का फेज चेंज हुआ। अबे आती है फील? इसका मतलब ये हुआ कि ये है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज ऑफ गिवन मास। और अगर डीएम बाई डी की यूनिट पूछोगे तो यूनिट क्या लिखूंगा, केजी पर सेकेंड। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले हैं, कब ये लगेगा कब ये लगेगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। डेल्टा क्यू आपने पढ़ा हुआ है, डेल्टा क्यू को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वही क्या है, पावर। मैं तो पावर को इस तरीके से पढ़ता हूं जैसे आपने जो क्वेश्चंस किए वो पावर के कर लिए हैं। कल जो क्वेश्चन दिया था 100 कैलोरी पर सेकंड, क्या था? एक सेकंड में 100 कैलोरी एनर्जी जा रही है, पावर ही तो थी। कल एक और क्वेश्चन करा के गया था जिसमें आपको एफिशिएंसी 90% दी थी और कुछ एनर्जी सप्लाई हो रही थी, लिखा था कुछ पावर। तो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन क्या ना कि ये भी लिखवा दिया, नहीं तो बाद में आप मेरे पास आके कहे कि आपने पावर तो पढ़ा ही नहीं थी, तो इसलिए लिखवा दिया। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करें। हाँ, ग्राम पर सेकंड भी ले सकते हैं, केजी पर सेकंड भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? केजी पर सेकंड गलत है? जरूरी है? जब मास केजी में तो भी ग्राम में चलेगा सब। क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट। heat is supplied heat is supplied at a constant rate heat is supplied at a constant rate to the eyes at a constant rate to the eyes and temperature remains constant and temperature remains constant for the 5 minutes. Temperature remains constant for the 5 minutes, and after this temperature will starts increasing, and after this the temperature will starts increasing at the rate of 2 degrees Celsius per minute, at the rate of 2 degrees Celsius per minute. Find the ratio of latent heat, find the ratio of
latent heat to the specific heat capacity, to the specific heat capacity. ये जहां पे लिखा है ना कि टू आइस, आइस लिखा है ना, उसकी जगह सॉलिड ब्लॉक लिख लो। आइस तो फिर क्या खत्म ही होगा, फिर तो तुम्हें वैल्यू याद ही है। तुम कहोगे मुझे तो याद ही है। वो आइस नहीं है, उस आइस की जगह क्या लिख लो, कोई सॉलिड ब्लॉक। बताइए भाई, क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बेटा कि हीट इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट। ये इंफॉर्मेशन आपको क्या बताना चाह रही है कि पावर कांस्टेंट है। पावर क्या है, कांस्टेंट है। और सपोज मान लेते हैं कि वो पावर पी है, और ये मान लेते हैं क्या है, पी जूल पर मिनट। पर मिनट मान करके इसलिए चल रहा हूं क्योंकि सारी चीजें किस में दी हुई है, मिनट में दी हुई है। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हर एक मिनट में उस सिस्टम को कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है। जल्दी देख करके बताओ कितनी हो रही है, पी। अब देखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 मिनट तक टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या क्या हुआ, उस समय क्या ठलुआ बैठा हुआ था, क्या कर रहा था, या फेस चेंज कर रहा था। अगर 1 मिनट में पी एनर्जी सप्लाई हुई तो 5 मिनट में कितनी होगी, ये गया कहां, एम इंटू एल। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन 1। नहीं आया समझ? अब टेम्परेचर चेंज होना शुरू हुआ। जब टेम्परेचर चेंज होना शुरू हुआ उस समय पावर बराबर क्या लिखोगे, एम एस इंटू डी टी बाय डी टी। हर एक सेकंड में कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, 1 मिनट में कितने में, 2। क्या मुझे डी टी बाई डी टी की वैल्यू पता है क्या, ये वैल्यू कितनी दी हुई है? अगर ये 2 दी हुई है बेटा तो इसको क्या एम एस इंटू 2 लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड, क्या मार दो, डिवाइड या बराबर कर दो, क्योंकि आपसे यही तो रेशियो पूछा गया है। तो सीधे सीधे आपने ml की वैल्यू को किसके बराबर कर दिया, 2ms। m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जल्दी बताओ क्या आ रही है वैल्यू। नहीं 1 मिनट, इसको ऐसे, ml/5 इज इक्वल टू 2ms। अभी सही लिखा है? किसका रेशियो निकालना है, l/s का? हाँ, तो जल्दी बताओ l/s का रेशियो क्या आ गया। क्या रॉकेट साइंस है क्या कोई? बस ये है कि लैंग्वेज पढ़ करके एकदम से हो सकता है कि दिमाग की घंटी ना बजे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। सोचिए आराम से, दोबारा बताऊं क्या? हाँ, बताना है क्या, बोलो किसको पूछना है। बता क्या समझ नहीं आया। पहली वाली इक्वेशन में जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो साफ साफ दिया हुआ है कि 5 मिनट तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है 5 मिनट तक बॉडी का फेस चेंज हुआ। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 5 मिनट में कितनी एनर्जी सप्लाई होगी, P इंटू 5। इस एनर्जी ने क्या किया, फेस चेंज। फेस चेंज किया तो एक बराबर क्या लिखोगे, M इंटू एल। और फिर उसका टेम्परेचर चेंज होने लगा, तो उस समय जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो पावर की वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी, MS dt बाय dt। नेक्स्ट,
क्या हुआ? कहाँ बज रहा है भाई? अलग ही चल रहा है माहौल, मतलब है नच बली है। जब इतना ही शौक है तो यहाँ बजा के नाच करो ना, है? थोड़ा हम भी एक आध ठुमका लगा लेंगे साथ में। माहौल बनाओ यार, तुम बनाओ तो सही एक बार। तुम्हारे होते हुए ये सब नहीं होना चाहिए क्या? क्लास का यही डिसिप्लिन है? तुम्हें क्लास का मॉनिटर क्यों बनाया है भाई? है? देखिएगा, हमने कोई भी एक गिवन सब्सटेंस लिया जो कि इनिशियली सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, और उस सब्सटेंस को, देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमारे पास यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को हमने यहाँ पे एक हीटर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? हीटर। हीटर क्या करेगा? यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करेगा। वाह क्या बात बोली है, हीट करेगा। हीटर क्या करेगा? हीट करेगा। फैन क्या करेगा? फ्राई करेगा। लिख लो यूपीएससी में आएगा है? चलो देखो यहाँ पर ध्यान से, एक हीटर है, वो हीटर हीट सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो जो हीट सप्लाई कर रहा है वो कांस्टेंट रेट पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब है कि हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है? पी। कितनी हो रही है भाई? पी। तो हमने क्या किया, हमने बिल्लू भाई को बोला कि तुम्हें एक काम करना है कि यहाँ पे खड़े रहो, टाइम के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, इस वेरिएशन को तुम ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाओ। कैसे प्लॉट करके दिखाओ? ग्राफिकली। अब बिल्लू के पास वक्त था, ठलुआ था, तो वो खड़ा रह सकता है, मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं, तो ये टास्क दे करके मैं चला गया। तो यहाँ पर उसने वाई एक्सिस पर टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पर टाइम का ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया। तो उसने ऑब्जर्व क्या किया, देखिएगा ध्यान से, उसने देखा कि पहले जो टेम्परेचर था वो लीनियरली बढ़ रहा था, एक पॉइंट तक ये टेम्परेचर लीनियरली बढ़ता गया, ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। फिर इसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर जो बढ़ना था वो बंद हो गया, और जो टेम्परेचर जब बढ़ना बंद हुआ तो उसने देखा कि अब वहां पे सिर्फ सॉलिड फॉर्म प्रेजेंट नहीं है, साथ ही साथ लिक्विड भी प्रेजेंट है। मतलब यहां पर इस वाले जोन से लेकर के इस वाले जोन तक, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बेटा? ए। और इसको क्या बोल रहा हूं? बी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ इंटरवल के लिए, इस इंटरवल को बोलते हैं टीएबी, इस इंटरवल के लिए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। ये सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी क्योंकि कल चर्चा हो चुकी है। जब तक एक एक बॉन्ड नहीं टूट जाएगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्या ये बात याद आ रही है? तो यहां पर क्या हुआ, ए पॉइंट पर वो सॉलिड था, फिर वो कन्वर्ट होना शुरू हुआ, तो ए से बी के बीच वाले जोन में अगर बिल्लू से तुम पूछोगे बिल्लू तुम्हें क्या दिख रहा है, तो कहेगा हमें सॉलिड भी दिख रहा है और लिक्विड भी दिख रहा है, मतलब उसे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर दिखाई दे रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? जब वो बी पॉइंट पर पहुंचा, बी पॉइंट पे देखा गया कि अब उस कंटेनर के अंदर सॉलिड का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? लिक्विड प्रेजेंट। इसके बाद फिर देखा गया कि ये ग्राफ जो था फिर से स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगा। लेकिन इस बार ये ऑब्जर्व किया गया कि पहले जो ग्राफ का और अभी जो ग्राफ का स्लोप आ रहा था ये सेम आ रहा था, अलग अलग आ रहा था? अलग अलग आ रहा था। क्यों आ रहा था बाद में देखेंगे। फिर ये बढ़ता गया, फिर एक पॉइंट के बाद ये देखा गया कि यहां पर फिर से टेम्परेचर कुछ समय के लिए क्या रहा? कांस्टेंट रहा। और इस जोन में, अगर इस जोन को मैं यहाँ पे इस पॉइंट को सी बोलता हूँ और इस पॉइंट को क्या बोलता हूँ? डी बोलता हूँ, तो सी से डी वाले जोन में ये जो इंटरवल है जिसे आप टी सी डी बोल सकते हैं, इस जोन में ये ऑब्जर्व किया गया
कि उस कंटेनर के अंदर बिल्लू को क्या क्या दिखाई दे रहा था, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे गैस था, बीच में लिक्विड और गैस का क्या था, मिक्सचर था। और फिर इस पॉइंट के बाद फर्दर फिर सिर्फ और सिर्फ उस कंटेनर के अंदर क्या है, गैस है। मतलब जब तक कि पूरा का पूरा फेज चेंज नहीं हो जाएगा, उस इंटरवल में उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या ये बात समझ आ रही है? इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले ही आपको पता था कि वेरिएशन किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। सहमत हैं सभी लोग? अब देखना, अब ये अगर मुझे ग्राफ दिया हुआ है तो ये ग्राफ मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो सवाल में ये ग्राफ दिया होगा और हो सकता है कि वहां पे 5 to 6 डिफरेंट पार्ट्स आपसे क्वेश्चन में पूछे जाए। तो इस ग्राफ से मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन, मुझे ये पता चल जाएगा कि उस गिवन सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, मतलब वो कहां पर पिघलना शुरू होगा और कहां पे धुआं बनना शुरू होगा, ये भी मुझे पता चल जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब ये तो ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब सवाल ये उठा कि सर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बना, तो पैराबोला क्यों नहीं बना? मैंने कहा अभी बताता हूं। अभी आपने बोला कि पावर बराबर, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, क्या हम पावर बराबर ds पाई ये लिख सकते हैं भाई? अरे लिख सकते हैं, पक्का? तो एक बात बताना, यहां पर dt बाई dt ये क्या है? क्या ये ग्राफ का स्लोप है? अरे हाँ या ना? तुमने पावर को क्या कर दिया, और m इंटू एस की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो स्लोप कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा? दुनिया का इकलौता ही एक ऐसा कर्व है, दुनिया का इकलौता ही एक ऐसा कर्व है जिसमें स्लोप कांस्टेंट होता है, एंड दैट कर्व इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन। इसलिए ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं भाइयों, तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि जो स्लोप है वो m इंटू एस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, m इंटू एस को बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोल सकते हैं भाई, हीट कैपेसिटी। क्या ये जरूरी है कि उस गिवन सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में हीट कैपेसिटी सेम हो? क्या जरूरी है? क्या नहीं है। आपने देखा भाई, आइस जब था तो आधा था, वाटर बना तो एक हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? तो हमें इस स्लोप से क्या इंफॉर्मेशन मिली? सबसे पहला सवाल ये उठा, अगर कोई मुझसे बोले tan θ1 tan θ2 रेशियो tan θ3, ये रेशियो आपको क्या दे रहा होगा, 1/SS रेशियो 1/SL रेशियो 1/SG। क्या ये समझ में आया कैसे लिखा? क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हो, क्या यही तो tan θ है भाई? क्या स्लोप tan θ होता है या नहीं होता? और स्लोप बराबर आपने लिखा P/M/S। P तो सभी के लिए क्या है? अरे P तो क्या है भाई? अबे मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो मास भी सभी का क्या है, कांस्टेंट। लोग कहते हैं यहाँ पे P और MS लिखो, मैंने कहा लिख दोगे तो रेशियो लोगे तो वो अपने आप ही क्या होगा, कट जाएगा। मतलब कि इन स्लोप को देख करके मुझे ये भी पता चल जाएगा कि उस गिवन सब्सटेंस का अलग अलग फेज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, किसमें कम है किसमें ज्यादा है। और साथ ही साथ ये भी बात समझ आ रही है भाई कि स्लोप जितना ज्यादा होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस फेज में ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन इसीलिए है कि पावर क्या है, कांस्टेंट। अगर पावर कांस्टेंट नहीं होती तो क्या जरूरी है कि ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहां से ये स्लोप हमें ये इंफॉर्मेशन दे देंगे भाई। क्या आज के बाद स्लोप देख करके तुम तुरंत स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल पाओगे या नहीं? पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, ए से बी में क्या इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा? अरे हाँ या ना? ये इंटरवल है TAB। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी इंटरवल में, कौन सा इंटरवल में भाइयों? अरे हाँ या ना? कौन सा इंटरवल? ए से बी में कितनी हीट सप्लाई हुई? तो आप कहेंगे कि एक सेकंड में कितनी सप्लाई होती है, P। तो इस इंटरवल में कितनी सप्लाई होगी, TAB। क्या ये बात समझ आ रही है? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन दैट इंटरवल। ये गई कहां, क्या बर्बाद? इसने फेज चेंज किया तो M इंटू LF। क्या अगर आपको ये पता है तो क्या आप यहां से LF निकाल सकते हैं? LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
सिमिलरली उसी तरीके से जो कहानी मैंने आपको बेटा ए से बी में बताई, अगर यही कहानी हम सी टू डी लगाए, किस में लगाए, सी टू डी में जरा देखिएगा भाई हो, पी इंटू क्या लिखेंगे, टीसीडी, ये गई कहां, तो क्या आपको यहां से अगर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आपको एल बी और एल एफ की वैल्यू भी पता चल जाएंगी, क्या इनको देख करके आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि एल बी ज्यादा है या एल एफ ज्यादा है, अरे कर पाओगे या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ग्राफ दे दिया, अगर ये ग्राफ दे दिया तो उसने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अरे और क्या दे भाई, क्या नहीं आई बात समझ में, क्या तुम्हें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड लिक्विड गैसियस, मेल्टिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर, क्या सब कुछ मिल गया भाई। तो सर अब ये बताओ काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट है, ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, ये दे दिया 45 डिग्री, पूछ रहे हैं कि सॉलिड में ज्यादा है या लिक्विड में ज्यादा है, क्या निकाल पाओगे, जिसमें एंगल कम है उसमें ज्यादा है, क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकाल पाओगे, फटाफट से डायग्राम को ड्रॉ करें, जल्दी से नोट डाउन करें। जरूरी नहीं है, टी इक्वल टू जीरो पे टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और टी इक्वल टू जीरो पे किसी का टेम्परेचर जीरो हो, ये तो ब्रह्मा जी बोल के गए नहीं थे, ये ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, और जरूरी नहीं है ऊपर से स्टार्ट हो, नीचे से नहीं हो सकता, वो तो डिपेंड करेगा ना कि टी बराबर जीरो पे टेम्परेचर क्या है, अभी -5 डिग्री सेल्सियस है, लो ले जाओ, है? अगर कांस्टेंट रेट से एनर्जी बाहर निकालोगे, निकालने के लिए कुछ तो करोगे ना, कैसे घटाओगी टेम्परेचर बताओ, हाथ से निकाल लोगे हीट, है? नहीं, तुम अगर एनर्जी निकालने के लिए कुछ करोगे ना, कोई सिस्टम तो लगाओगे ना यहाँ पर, जो यहाँ से एनर्जी क्या कर रहा होगा, बाहर ले रहा होगा, खींच रहा होगा, तो जो एनर्जी बाहर खींच रहा है, अगर वो उसी रेट से खींच रहा है जिस रेट से इसने लिया है, तो डेफिनेटली ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा। बना लो बेटा जल्दी फटाफट, ये बेटा स्ट्रेट लाइन है, ये कर्वीलिनियर कैसे बन गया तेरा, पीछे वाली जनता समझ में आता है तुम्हें कुछ, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है तुम लोगों की, कल तो क्लास आओगे नहीं तुम लोग, क्यों टेस्ट है ना परसों तो तुम्हारा है, नहीं सर ये सब नहीं कर सकते, जल्दी फटाफट क्विक, खड़े हो जा, खड़े हो जा, तू मुंह खोलता क्यों है, खड़े हो, तो गजब पूछता है, मास कांस्टेंट है, तेरा मास कांस्टेंट है उसका भी कांस्टेंट है, बैठ जा, मास कांस्टेंट है, हाँ भाई मास कांस्टेंट है, लिख लेना ये तो मैं बताना ही भूल गया था, हाँ?
ये एक गिवन सब्सटेंस के लिए ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। वाई एक्सिस पर टेम्परेचर प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पर टाइम। ग्राफ बना लीजिए, डेटा वगैरह ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। द heat is supplied at a constant rate. Heat is supplied at a constant rate of 100 watt. Heat is supplied at a constant rate of 100 watt to a substance of mass 2 kg, to a substance of mass 2 kg as shown in the graph. Find A part, melting and boiling temperature. A part, melting and boiling temperature. B part, specific heat capacity in solid, liquid and gaseous state. In solid, liquid and gaseous state. And the C part, the latent heat of fusion and vaporization. Latent heat of fusion and vaporization. आज तक कभी मेरे को अपने टीचिंग कैरियर में इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये रिकॉर्ड 2021 में भी कायम रहेगा। क्या कसम खा के और तोड़ के आओगे? यस, कोई है जिसका आंसर आ गया हो? कितने लोगों का आ चुका है? हो भाई, बिल्कुल ही गरीब हो क्या? उड़ा दें तुम्हें तो कबूतर बना के। अच्छा, स्लोप नहीं निकल रहा होगा, मैं तो भूल ही गया था। चलिए देखते हैं, मेरी मदद कीजिएगा, कहीं गलत करूं तो बताइएगा। मेल्टिंग टेम्परेचर कितना आ रहा है? क्या 5 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है? बॉइलिंग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। जहां पे ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए वहीं पे समझ जाओ फेज चेंज हो रहा है। तो पहले फ्यूजन हुआ होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा, और यहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ होगा, तो ये तो हो गया। बी पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है अलग अलग स्टेट में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा ये θ1 है, कितना है? θ1, और मैं आपसे पूछूं कि tan θ1 की वैल्यू बताओ, क्या निकाल पाओगे? तो आपको समझ में आ रहा है ये हाइट ये कितनी है? 5, ये भी कितनी है? 5। तो जरा ध्यान से देखिएगा, tan θ1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, 5 नहीं 1, ठीक है। लेकिन tan थीटा बराबर किसके होगा? सोचो जरा ध्यान से, क्या वो P/ms के था या नहीं था? लेकिन इस समय यहां से यहां तक ये सॉलिड है या लिक्विड है? तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होगी? सॉलिड की। अरे भाई ये समझ आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? क्या पावर दी हुई है? कितनी दी हुई है? हैं? मास इंटू, क्या सही चल रहा मामला? तो यहां से एसएस की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अगर यूनिट लिखना चाहते हो तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्या भाई वो आगे कर पाओगे? क्या ये वाला स्लोप निकाल पाओगे? ये वाला स्लोप आपको किसके बारे में देगा चर्चा?
लिक्विड। जल्दी से बताओ ये हाइट कितनी है 15 और ये कितना है 5। क्या हो गया सॉल्व। tan थीटा 2 बराबर 3 बराबर लिखूंगा P बटे M SL। क्या लिखूंगा SL। देखो आसान है समझाने के लिए, ज्यादा कुछ है नहीं। पावर कितना 100, मास है 2 इंटू SL। यहां से SL की वैल्यू कितनी आ रही है 50 बटे 3। क्या सही है भाई। अब आते हैं यहां पर, इसको देखो ध्यान से। क्या ये तुम्हें थीटा 3 दिखाई दे रहा है। क्या स्लोप निकाल पाओगे। पीछे वाली जनता समझ में आ रहा है। क्या कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो तो बताओ जल्दी से, बोतलें खोल के बैठे हुए हो पानी की। tan थीटा 3 बराबर P। क्या भाई P की वैल्यू क्या है 100 बटे 2 इंटू SX। tan थीटा 3 बता देना बेटे। ये कितना है 15 और ये कितना है। क्या बराबर ही आ रहा है क्या 1 है क्या। ऐसा लग रहा है सॉलिड और गैस का सेम आ गया है। कितना आ गया ये 50। बढ़िया हो तुम। कहाँ यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी, खराब हो गई। सी पार्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये तो बहुत टफ है। एक बात बताना, यहाँ पे टेम्परेचर कितनी देर तक कांस्टेंट रहा। क्या 10 सेकंड तक कांस्टेंट रहा। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी सप्लाई हुई 100। कितनी 100। तो लोग पता है क्या गलती करते हैं, मैं बता देता हूँ, तुम ये गलती मत करना। लोग कहते हैं देखो सर 10 सेकंड में कितनी होगी 10 इंटू 100। मैंने कहा सर यही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या ये बराबर 2 इंटू LF आएगा भाई। क्या 2 का मल्टीप्लाई करना तुम भूल जाओगे क्या। तो यहां से LF की वैल्यू क्या आ रही है यूनिट बताना। जूल पर केजी। ये कितनी देर तक कांस्टेंट है। क्या फिर से 10 ही है क्या ये भी सेम ही आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो LV की वैल्यू भी कितनी आ गई 5। ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये देखो ये ऐसी सिंपल सवाल करा दिया तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अदरवाइज इस सवाल में कुछ भी नहीं था। कर पाओगे ऐसे सवाल। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम हो, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, जिसको थीम समझ आ गई है, वो इस प्रोफाइल के सवाल को क्या बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है या नहीं। क्या आगे मूव किया जाए। ओके थैंक यू। नेक्स्ट टर्म वाटर इक्विवेलेंट। तो कुछ भी नहीं है, चूरन है। बस समझ में आना चाहिए कि क्या है। जैसे मान लो आपको कोई एक बॉडी दी हुई है, उसका ये मास है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है समझ लेना एक बार। ठीक। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसको हीट दूंगा इस बॉडी को, तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा कितने का डेल्टा टी का। मुझसे सवाल पूछा जाए क्या कि भाई साहब इसका वाटर इक्विवेलेंट बता दो, है ना, नया टर्म है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इस बॉडी की जगह नींद खुल गई पीछे वालों की, है ना। इस बॉडी की जगह मैं अगर पानी लेता, क्या लेता पानी लेता, तो मुझे कितना पानी लेना चाहिए। कितना पानी, व्हाट शुड बी द मास ऑफ अ वाटर, कि उसे भी अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दूं भाई, कितने सेम अमाउंट, तो उसके टेम्परेचर में भी चेंज कितने का है डेल्टा टी का है। ठीक है बस इतनी सी डेफिनेशन है। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओगे। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। दोबारा सुनना, मैंने बोला कि इस बॉडी को इतना हीट देते हैं तो इतना टेम्परेचर में चेंज आता है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है अगर इसकी जगह मैं इसको पानी से रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं पानी से, तो मुझे कितना पानी का मास चाहिए। व्हाट शुड बी द मास ऑफ अ वाटर,
कि उसे भी अगर इतनी ही हीट दूं जितनी इसको दी है तो उसके भी टेम्परेचर में कितने का चेंज आए, डेल्टा टी का। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने इसको 50 जूल एनर्जी दी, कितनी दी 50 जूल, इसके टेम्परेचर में चेंज आया 2 का, कितने का चेंज आया 2। तो सवाल ये उठा कि अगर इसकी जगह मैं पानी ले लेता, क्या ले लेता पानी, तो पानी का मास कितना लूं कि अगर उसे भी 50 जूल एनर्जी दूं तो उसके भी टेम्परेचर में कितने का चेंज आए 2 का। तो अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वाटर इक्विवेलेंट निकालो, यही एमडब्ल्यू जो है ना इसी को वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो मैंने कहा अगर इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है तो बताना इसके लिए क्या लिखोगे, एम बी एस बी इंटू डेल्टा टी। अरे लिखोगे बराबर, इसके लिए क्या लिखोगे, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। क्या मामला सतर है एकदम, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या यहां से तुम एम डब्ल्यू की वैल्यू बता सकते हो, बताना जल्दी क्या लिखोगे, एम बी एस बी अपॉन एस डब्ल्यू। क्या बिल्कुल सही है भाइयों, इसी को क्या बोला गया, वाटर इक्विवेलेंट। सर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या इसका हमारे लिए कोई यूज है। देखो जब तुम पानी को गर्म करते हो, मान लो किसी बर्तन में पानी रखा, उसको गर्म करने रखा, तो सिर्फ पानी गर्म होगा या बर्तन भी गर्म होगा। लेकिन अब तक जितने भी सवाल किए, अभी तक जितने भी सवाल किए उसमें सिर्फ हम पानी की बात कर रहे थे, लेकिन पानी जिस कंटेनर में रखा हुआ था उसकी तो बात कर ही नहीं रहे थे। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो, ऐसा तो होगा नहीं कि पानी रख दिया बर्तन में, रख दिया और देख रहे थोड़ी देर बाद आए पानी ही गर्म हुआ होगा, बर्तन तो गर्म हुआ होगा नहीं, बर्तन को उठा लिया, ये लीजिए स्वाहा, अपने आप अगर फील हो जाएगा तुरंत। तो अब पानी के टेम्परेचर में कितने का चेंज आया है ना, वो अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप ऐसे ही तो करेंगे, उसने भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करी होगी, वो कैसे निकालेंगे, एमबी एसबी इंटू डेल्टा टी। तो उसके लिए आपको उस बर्तन की दो चीजों को देना पड़ेगा, एक तो उस बर्तन का मास भी बताना पड़ेगा, दूसरा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बतानी पड़ेगी। मतलब बर्तन को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसका मास भी बताओ और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बताओ। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की तो बहुत अच्छी होती है 1, है ना, लेकिन एल्यूमिनियम स्टील बर्तन तो इसी के बने होंगे, पानी का तो बना नहीं होगा, है ना। एल्यूमिनियम स्टील, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इतनी शानदार, इतनी गंदी होती है 0.023756, है ना। ऐसी ऐसी वैल्यूज होती हैं कि अगर वो डेटा आपको दे दिया गया तो आपसे कैलकुलेशन हो जाए, इस बात की संभावना क्या है, कम है। तो रेदर देन टू गिव दीज टू इंफॉर्मेशंस, लोगों ने कहा इसका कुछ समाधान निकाला जाए, कुछ जुगाड़ निकाली जाए। तो लोगों ने कहा कि आज के बाद मैं ये दो चीजें देने की बजाय मैं उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दे दूंगा। क्या दे दूंगा उस कंटेनर का, वाटर इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये होगा कि उस कंटेनर की जगह आप उतना ही पानी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ समझ में आया, अभी और समझ। लोगों ने कहा वाटर ही क्यों ले रहे हो, ऑयल ले लो, आपकी वाटर के प्रति इतनी मोहब्बत क्या है। मैंने कहा वाटर में 1 है, वाटर में क्या है 1 है, ऑयल में 1 नहीं है, ऑयल का कुछ और होगा। तो मैंने कहा कि कंटेनर की दो इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो यार, मास भी दे रहे हो, जे भी दे रहे हो, इससे अच्छा इसके लिए आप क्या बता दो, वाटर इक्विवेलेंट बता दो। क्या कुछ समझ आया। जैसे कि अभी एक सवाल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं और बेहतर तरीके से, दिमाग में जब तक घुसेगा नहीं तब तक बताता रहूंगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपके सामने एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ये पानी भरा हुआ है, कितना है, मान लो 50 ग्राम, कितना है भाइयों 50 ग्राम, और ये पानी इस समय 10 डिग्री सेल्सियस पर है। आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी दिया गया कि आप कंटेनर को नेग्लेक्ट ना करें। ये जो कंटेनर है, कंटेनर इसका वाटर इक्विवेलेंट, कौन सा इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट जो मुझे दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10। अब पूछा गया अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर from 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस।
सुनना ध्यान से, कॉपी में मत लिखो, कॉपी में तो लिखवा ही देंगे। तो लोगों ने कहा है ये क्या है, 50 ग्राम पानी है, तो एम एस इंटू डेल्टा डी, और डेल्टा डी क्या है 20। लोगों ने कहा पानी गर्म होगा, ये जो बर्तन है ये गर्म नहीं होगा। लोगों ने कहा गर्म तो होगा, बात तो सही है। तो जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो एक बात बताना, सिर्फ ये पानी एब्जॉर्ब करेगा या फिर ये भी एब्जॉर्ब करेगा? क्या ये भी एब्जॉर्ब करेगा? मानते हो इस बात को? तो जब मैं यहाँ पे क्यू निकालना चाहूंगा तो सबसे पहला सवाल, आप एम की वैल्यू को 50 लिखेंगे या 50 प्लस 10 लिखेंगे? है 50 प्लस 10, एम एस इंटू डेल्टा टी कितना आ गया? देखो कितनी आसान कैलकुलेशन है भाई, अरे है या नहीं है? अदरवाइज इस बर्तन के बारे में बताने के लिए तुम्हें कितना मेहनत करवाते, इसका मास देते अलग से कि भाई साहब इसका जो मास है वो 125 ग्राम है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.01257896। सवाल तो हम तब भी कर ही लेते ना, अब मान लो पूछ लिया जाए कर लोगे या नहीं कर लो, लेकिन अभी तुम्हारे लिए कैलकुलेशन क्या हो गई, आसान हो। अब वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि इस कंटेनर की जगह अगर तुम 10 ग्राम पानी मान लेते हो तो उस पानी के टेम्परेचर में भी उतना ही चेंज आएगा जितना कि इस कंटेनर के में आता। कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई है? ये सभी को आ गई है? अब देखना एक गड़बड़, सबसे बड़ा ब्लंडर, वाटर इक्विवेलेंट वाला जो मास है वो हम तभी ऐड करेंगे जब टेम्परेचर क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। जैसे कि ये था ए पार्ट, कौन सा पार्ट था, ए पार्ट। बी पार्ट आपसे ये पूछा गया, सुनिएगा, Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए सच दैट इस कंटेनर के अंदर 40 ग्राम पानी रह जाए और 10 ग्राम स्टीम आ जाए। Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस कंटेनर के अंदर 40 ग्राम पानी और 10 ग्राम क्या आ जाए, स्टीम आ जाए। एक बात तो देखते ही समझ आ गई होगी, अगर ये दोनों एक साथ हैं तो इनका मिलन कहां पे हुआ, 100 पे हुआ भाई। तो फाइनल टेम्परेचर तो 100 ही होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो देखो यार, जब यहाँ पे ये टेम्परेचर 10 से बढ़ना शुरू होगा 100 तक जाएगा, तो 10 से 100 तक से पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा या कंटेनर का भी बढ़ेगा? क्या पानी प्लस कंटेनर का बढ़ेगा? तो अगर मैं क्यू लिखना चाहता हूं तो जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो मुझे मास 50 लेना चाहिए या 50 प्लस 10 60 लेना चाहिए? एम एस इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है भाई, 90। लेकिन क्या यहीं पे गाड़ी रुकी या आगे बढ़ी? आगे। अब मास का फेस चेंज होगा, तो लोगों को पूछा गया कितने का फेस चेंज हुआ, तो वो 10 का हुआ है। कितने का चेंज हुआ है, 10 का हुआ है। क्या ये बात समझ आ रही है? इसमें आप कंटेनर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जब फेस चेंज होगा उस समय क्या कंटेनर का भी फेस चेंज होगा? है? अगर आपसे थोड़ी देर बाद कोई बोल देता कि भाई साहब मुझे यहाँ पे 10 ग्राम स्टीम मिली, तो तुम तो ये लड़ जाओगे मुझसे, अच्छा 10 ग्राम स्टीम मिली है, हाँ सॉरी 10 ग्राम स्टीम नहीं, आपको उसने इतनी इंफॉर्मेशन दी कि कंटेनर के अंदर सिर्फ 40 ग्राम पानी है, तो तुम ये बोलोगे कि 20 ग्राम स्टीम है। ब्लेंडर समझो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 40 ग्राम पानी बचा है तो इसका मतलब क्या 20 ग्राम स्टीम है? 60 तो कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट था, जब फेस चेंज होगा तब वाटर इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट का हम यूज नहीं करेंगे। तो कितना लिखोगे आगे, 20 है 10 इंटू 540। क्या क्लियर है भाई? लिखें एक स्टेटमेंट फटाफट से। It is the equivalent mass. It is the equivalent mass of a water. It is the equivalent mass of a water which give same rise in temperature, which give the same rise in temperature on observing the same amount of heat, on observing the same amount of heat. लिख लो, जो समझ में आया अपने वर्ड्स में लिख लेना। कभी कभी ये दोनों चीजें देकर के ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। हाँ कौन पूछ रहा था डाउट?
खड़े हो जा। अब हाँ बोल। क्यों बढ़ेगा? क्यों करेगा? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ तेरे से। जब पूरे सिस्टम का फिर तो थर्मल इक्विलिब्रियम ही नहीं रहेगा। अगर तू ये कह रहा है कि कंटेनर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और अंदर वाले पानी का टेम्परेचर वही रहेगा, तो तेरी थर्मल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ही क्या हो गई? अनसेटिस्फाइड हो गई। तो ये बात बताई थी ना कि फेज चेंज के दौरान जब तक कि सारे बॉन्ड नहीं टूट, ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है, तू डिसाइड नहीं करेगा, ये वो नेचर है। जब तक सारे बॉन्ड नहीं टूट जाएंगे तब तक उस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। क्लियर है भाई? ये भी लिख लेना कि वाटर इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट तभी यूज करना है जब टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फेस चेंज होते समय कंटेनर को मत पिघला देना कि पता चला बर्फ रखी हुई थी, बर्फ पिघली, कंटेनर भी पिघला दिए। सोच तो रहे कि गलती क्या है इसमें। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वाटर हाँ अलग अलग कर देंगे तो और क्या है। ऑयल होगा तो अलग अलग लिख देना है एक्सप्रेशन। क्वेश्चन लिखना जल्दी से, फटाफट, क्विक। थोड़ा सा तुम लोग स्पीड बढ़ाओ भाई, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब एंथ्यूज में तो तुम्हारी कॉपियां फिर ब्लैंक ही रह जाएंगी। हाँ? तुम इतना सजावट के साथ जो लिख रहे हो। क्वेश्चन लिखना फटाफट। A calorimeter of water equivalent, a calorimeter of water equivalent 100 grams, a calorimeter of a water equivalent 100 gram carries 200 gram of water, carries 200 gram of water at 50 degrees Celsius, at 50 degrees Celsius. If a oil of mass 80 degrees Celsius, if oil of mass, a mass nahi, if oil of temperature, if oil of temperature 80 degrees Celsius and mass 500 gram is mixed, then find out the final temperature, then find out the final temperature. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल आपको दिया हुआ है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. Find the final temperature of the container. कितना ऑयल है? 500 ग्राम. क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से फटाफट. टेम्परेचर कितना था पानी का?
जल्दी फटाफट। क्या आ रहा है भैया आंसर? 700/11। ओके, कितने लोगों का आ गया? ठीक है, लास्ट 30 सेकंड और देखिएगा ध्यान से। ये रहा भाई पानी, पता नहीं क्या कर रहे हो। कितना पानी है? 200 ग्राम। कितने पर है? 50 पर। यहां पर हमने ऑयल भी मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया? ऑयल। ऑयल कितना है? 500 ग्राम। कितने पर है? 80 डिग्री सेल्सियस पर। अरे कितने पर है? ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा है, पानी का टेम्परेचर कम है। दो अलग अलग टेम्परेचर पर जो लिक्विड्स है उनको मिक्सअप किया गया। तो क्या होगा? जो हाई टेम्परेचर पर है वो हीट रिलीज करेगा, जो लो टेम्परेचर पर है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो पानी यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करेगा, और मान लेते हैं कि फाइनली इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना पहुंच गया? टी। क्या सहमत है? तो अब जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो एक बात बताओ, सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करेगा या कंटेनर भी करेगा? कंटेनर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? यस, वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर का कितना दिया है? 100। तो जब आप ये मानेंगे कि इस पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है 50 से आगे की तरफ, तो आप ये मानेंगे कि 200 ग्राम पानी है, या ये मानेंगे कि 300 ग्राम है? तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखना। एम एस फाइनल टेम्परेचर, टी माइनस इनिशियल 50, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। ये है वो अमाउंट ऑफ हीट जो क्या किया सिस्टम ने? एब्जॉर्ब करी है। रिलीज किसने रिलीज करी है? इसने। 500 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? इंटू, हाँ, टी माइनस 80। ये रही इक्वेशन, ये तुमसे लिखी नहीं जा रही है। गलत लिखा है क्या? बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या होगा? 80 माइनस टी। सही है भाई? तो जल्दी से बताओ यहां से टी की वैल्यू कितनी आती है? ये है यूज कंटेनर का। अगर कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो कंटेनर के टेम्परेचर में होने वाले चेंजेस को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर? बी पार्ट लिखना। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल। हो पाएगा? वाटर इक्विवेलेंट अभी फॉर्मूला बताया था। ऑयल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास का मल्टीप्लाई कर दो, 500 इंटू 1/2 अपॉन SW। उसकी तो वाटर की तो क्या है? 1। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख दोगे? 250 ग्राम। मतलब इस ऑयल को रिप्लेस किया जा सकता है किससे? पानी से। लेकिन वो पानी 500 ग्राम होना चाहिए, 250 ग्राम। फील लो इसकी। 500 ग्राम ऑयल जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा या जितनी हीट रिलीज करेगा, एग्जैक्टली उतना ही कौन करेगा? ऑयल करेगा। मतलब इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता था कि ऑयल को मारो गोली, उसकी जगह वहां पे क्या ले आओ? पानी। अब पानी कितना हो? 250 ग्राम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या सोच रहे हो बंसल जी? कर पाओगे? अब इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्सिंग। उसे हम कब, मतलब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, और इलास्टिसिटी शुरू कर देंगे कल। ठीक है, हाँ, डिस्कशन निकाल लीजिए। चलिए, एक बार मुझे इसकी शीट भी दे देना जरा, कैलोरीमेट्री की। क्योंकि प्रैक्टिस तो थोड़ी करने के लिए दे ही दूं, पता चले टेस्ट में प्रैक्टिस हो रही है। मुंह बंद रख सकते हो। रोटेशन की शीट निकाल लो फटाफट, O2 जो मैंने होमवर्क में दिया हुआ था। बातचीत नहीं,
मतलब जैसे ही डिस्कशन शुरू होने वाला होता है तुम लोग पंचायत करना क्यों शुरू कर देते हो, समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें? नई शीट का उद्घाटन कर रहे हैं पेज नंबर 46 पर, कैलोरीमेट्री में ओवन में आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 10 से 19 करके ले आना, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर टेस्ट में करना बैठ के। S1 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 13, 14 रेस देना जरा, रेस दो ना, मुझे दो, मैं देख लूंगा वो। इसमें कैलोरीमेट्री की रेसेस थोड़ा बाद में है, इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन के बाद, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वहां पे लिखा हुआ है रेस नंबर 69। कौन सा भाई? रेस नंबर 69। ठीक है भाई, क्या लगता है कंप्लीट हो पाएगा? ये तो सिर्फ कैलोरीमेट्री में है। ठीक है, इसके आगे का होमवर्क मैं अभी दूंगा, अभी पहले मैं डिस्कशन करूं, उसके बाद स्टेटस पता चलेगा कि कहां तक पहुंचते हैं। लाए भाई शीट दे दीजिए। यस। क्वेश्चन नंबर O2 14 14, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। ये इस तरीके का स्पूल है और ये स्पूल अभी रेस्ट पर है और इस पे फोर्स इस तरीके से लगाए गए हैं, और आपसे ये पूछा जा रहा है ये स्पूल या योयो, योयो का मतलब पता है क्या है? वो एक गेम खेला करते थे, तुम लोगों ने शायद नहीं खेले होंगे, कोई दिक्कत? खेला है क्या तुमने भी? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन मुझे उससे यो हो या प्यो प्यो मुझे क्या करना, मैं तो सवाल के कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। ठीक है, इस पे फोर्स F1 F2 F3 लगाए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि किस सिचुएशन में ये आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा, और किस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास पीछे जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए फोर्स लगाया इधर और अब आपसे चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं एक्चुअली टॉर्क एनालिसिस से इन चीजों को देख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। अब पहली बात तो कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये निकालो, जो कि हमें नहीं पता। और अगर आप सेंटर के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करेंगे, किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट फोर्सेस का टॉर्क आएगा, एक एफ का टॉर्क आएगा, दूसरा फ्रिक्शन। मान लो हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल भी लिया, लेकिन उससे तुम ये नहीं पता लगा पाओगे कि वो फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा होगा या फिर एफ का टॉर्क ज्यादा होगा। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करने से हम यहां पर ये जज ही नहीं कर सकते कि ये जो यो दिखाई दे रहा है ये आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा। लेकिन यहां पर अभी यहां देख ले, तो सबसे बढ़िया ऐसा एक सवाल ओवन में भी आया था कि आप टॉर्क एनालिसिस किसके अबाउट करें?
बॉटम। इसके बाद टॉर्क एनालिसिस करने से फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाता है, 0। तो अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अब आप तुरंत बता देंगे ये फोर्स ऐसे लग रहा है, इसके अबाउट अगर टॉर्क एनालिसिस कर रहे हैं तो ये आपका आर वेक्टर हो गया, ये आर है, ये एफ है, इसके अबाउट इस एफ का टॉर्क कैसे आया, ऐसे आया, ये फोर्स F1 है। तो अगर इसका टॉर्क ऐसे आया तो इसका मतलब है कि अगर जब फोर्स F1 लगेगा तो ये कैसे मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, और अगर इस तरीके से रोल करते हुए आगे जाएगा तो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, आगे या पीछे, आगे जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर आप देखें एक फोर्स और लग रहा है यहाँ पे F2 इस तरीके से, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करेंगे तो आप देखें ध्यान से, तो F2 क्या, हाँ वो लग उसी लाइन पर है, मुंह बंद रखो थोड़ी देर, ठीक है, ज्यादा मत बोलो, ये लग ऐसे ही रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। F2 इस तरीके से लग रहा है, अगर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करें तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो गया, 0, और साथ ही साथ F2 का भी टॉर्क क्या हो गया, 0। तो अगर इस तरीके से आपने फोर्स किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर लगाया तो ये मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका अल्फा क्या आ जाएगा, 0। अगर अल्फा 0 आ गया तो मूव ही नहीं करेगा। कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा एंगल होना चाहिए जिसपे फोर्स लगाया जाए, ठीक है, तो वो आप एंगल निकाल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला क्योंकि फोर्स तो टेंजेंशियली लगेगा, ये एंगल कितना होगा, 90। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, ये स्मॉल आर और ये क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉस थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये एंगल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस एंगल पे मैं फोर्स लगाऊं कि ये मूव ही ना करे, नहीं आया समझ? अगर आप इस एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसका टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। अब आपके लिए आसान है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट नहीं मतलब एक और, फोर्स आपने ऐसे लगा दिया F3, तो अब किधर जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ऐसे देख के फील नहीं आती है। आधे लोगों को आगे चलता हुआ दिखेगा, आधे लोगों को पीछे चलता हुआ दिखेगा, समझ नहीं पाओगे। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका होता है कि टॉर्क एनालिसिस अबाउट अ बॉटम मोस्ट पॉइंट। फोर्स ऐसे लग रहा है, ये रहा आर वेक्टर, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो जल्दी से बताना, क्या इसको ऐसे घुमाएगा, तो इसका मतलब है इस केस में ये इधर जाएगा। अगर आपने फोर्स ऐसे लगा दिया तो इधर जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपने F2 लगाया ना, अगर कोई भी फोर्स इस F2 के इधर हुआ तो ये आगे जाएगा, अगर कोई भी फोर्स F2 के इधर हुआ तो ये पीछे जाएगा। सोचो आराम से, नहीं आया होगा समझ? मैं ये बोल सकता हूं ये रहा मेरा एक थीटा नॉट, अगर थीटा की वैल्यू थीटा नॉट से ज्यादा होगी, किससे ज्यादा, थीटा नॉट से, तो डेफिनेटली कहां जाएगा, आगे या पीछे, पीछे जाएगा। और थीटा की वैल्यू अगर थीटा नॉट से कम रही तो डेफिनेटली कहां जाएगा, आगे जाएगा। सोचो आराम से। किसी को समझ में आया, क्या समझा है? और कुछ भी समझ में नहीं आया तो दिमाग में इतना रखो कि मुझे बॉटम एज के अबाउट टॉर्क देखना है, टॉर्क देख के अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, फ्रिक्शन के बारे में अगर दिया होगा तो ये सवाल फिर पूछने का औचित्य खत्म हो जाएगा, फिर एक नॉर्मल सा सवाल बन जाएगा। अगर फ्रिक्शन के बारे में पता है कितना लग रहा है तो पता ही नहीं है तो क्या निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है, उस दिन आपको बताया भी गया था, ये रोल करते हुए आगे बढ़ रहा था भाई, इसका कोलिजन हुआ। जब इसका कोलिजन होगा तो उस मोमेंट पर इसके पास ओमेगा तो रह जाएगा, लेकिन इलास्टिक कोलिजन है दो आइडेंटिकल बॉडीज में, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो किसके पास चली जाएगी, इसके पास। तो एक्चुअली में पता है कोलिजन होने के बाद इस बेचारे के पास सिर्फ रोटेशनल रह जाएगा और इसके पास क्या पहुंच जाएगा, ट्रांसलेशनल पहुंच जाएगा। नहीं आया समझ? तो हम ये कह सकते हैं इसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी कितनी, हाफ है V0 स्क्वायर, और इसके पास होगी हाफ आई इज व्हाट, 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू V/r का होल स्क्वायर।
क्या लग रहा है, कुछ समझ आया? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बताइए कौन से पार्ट में डाउट है? ए बी सी डी, बोलो। हाँ, बॉम्बे, क्लास नोट्स, बताया तो था। सी डी, हाँ। ए ऑप्शन, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट पी ऑफ अ व्हील इज प्रोपोर्शनल टू एमपी। एमपी कौन सा पॉइंट है? आईसीआर पढ़ा है तुमने? एम कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या यही है? पक्का? देखिएगा ध्यान से, अभी आपको बताया तो था, अगर आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं तो आप सिर्फ यही तो पूछेंगे इसका डिस्टेंस बता दो। मैंने अगर ये डिस्टेंस बता दिया, मान लो ये डिस्टेंस r1 है, तो आप इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या बोलेंगे? r1 इंटू ओमेगा। नहीं है, किसी भी पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ही तो होगी, क्योंकि ओमेगा तो हर पॉइंट का क्या है, सेम है। ये बताया था ना। अगर आपसे इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी जाएगी तो तुम बोलोगे डिस्टेंस बताओ, मैंने बोला r2, तो चुपचाप बोल दोगे कितनी, r2 इंटू ओमेगा। पढ़ो पहला स्टेटमेंट, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट p ऑफ अ व्हील इज प्रोपोर्शनल टू mp। सही है गलत है? अबे करके आते हो? और किसी पार्ट में डाउट? डी पार्ट हो गया क्या? क्या जरूरी है कि सेंटर से जो पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होंगे उनकी वेलोसिटी सेम होगी? बिल्कुल जरूरी नहीं है। यार देखना ध्यान से, एक पॉइंट मैं ऊपर ले लूं, एक पॉइंट नीचे ले लूं, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी? हाँ ये बोल सकते हो, पॉइंट एम से जो पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होंगे उनकी वेलोसिटी भी नहीं, स्पीड क्या होगी, सेम होगी। वेलोसिटी के लिए तो डायरेक्शन भी आ जाएगा फिर। और अगर आपसे मैं पूछूं कि इस पॉइंट की और इस पॉइंट की किसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो पॉइंट एम से ज्यादा दूरी पर है उस पॉइंट की स्पीड ज्यादा होगी, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट नोट्स का क्वेश्चन है। 17 तो होना चाहिए था, 18 पूछते हो तो समझ भी आता है। देखिएगा भाई, 17 तो क्या है कि ये लैडर कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, और इस वाले पॉइंट की स्पीड कितनी दी है, v। मुझसे ये पूछा गया है स्पीड ऑफ अ लैडर सेंटर मस्ट बी, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ दैट पॉइंट। लैडर के सेंटर के पॉइंट की स्पीड फाइंड करनी है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सबसे पहले आईसीआर फाइंड कर लो। ये अगर इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये मैंने उस दिन यही क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने दो लाइन ड्रॉ करी, एक इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एक इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, क्या ये आईसीआर हो जाएगा? अगर ये आईसीआर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L sin 30, तो मेरे पास ओमेगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओमेगा, क्योंकि मैं लिख सकता हूं V बराबर ओमेगा इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी, L sin 30। क्या ओमेगा की वैल्यू आ गई भाई? कितनी आ रही है, 2V/L। सर ओमेगा थोड़ी निकालना है। हाँ मैंने कहा ठीक है, ओमेगा आ गया ना अगर, और आईसीआर पता है, तो आप इस रॉड के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। क्या मानते हैं इस बात को? मुझसे बोला गया कि सेंटर की वेलोसिटी बताओ, तो मैं कहूंगा यहाँ से डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, डायगोनल है रेक्टेंगल का, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी दैट इज व्हाट, ओमेगा इनटू L/2। ओमेगा इज व्हाट, 2V/L इनटू L/2। V आ रहा है, लेकिन हर बार आए ऐसा कोई जरूरी, वो तो 30 डिग्री का एंगल है इसलिए आ गया। ये तो सभी से होना चाहिए था यार, ये क्यों नहीं हुआ था तुम लोगों से? हो गया था, किया था तुमने होमवर्क? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 को स्टार मार्क कर लो। हमें किसी पर्टिकुलर एंगल पर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है लैडर का। तो देखो करने का तरीका, जनरल अप्रोच, ये थीटा, ठीक,
मान लो किसी टी टाइम पर इसकी स्पीड जो है वो v है, कितनी है स्पीड v, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, अगर ये एंगल थीटा तो ये डिस्टेंस कितना, एल साइन थीटा। सही लिख रहा हूँ, बताते रहना, थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन वीक है ना। ओमेगा इंटू एल साइन, ये तो सही लिखा है ना। इस पॉइंट की अगर स्पीड v है और ये डिस्टेंस एल साइन थीटा है, तो मैं v बराबर लिख सकता हूँ ओमेगा आर, और r कितना होगा, एल साइन थीटा। जिसने आईसीआर पढ़ा है ना उसी को आएगा यही। पढ़ा है तुमने, क्या पढ़ाया था तुम्हारे सर ने, पक्का, ठीक है। तो सर इसको क्या करूंगा मैं, मुझे क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है बेसिकली मुझे फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, डी ओमेगा बाय dt। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट मार दो, क्या मार दो, डिफरेंशिएट, तभी मिलेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। अब देखना डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, dv बाय dt। एल तो कांस्टेंट है, अरे है, एल को बाहर रख लो, जो कांस्टेंट है इज्जत मत दो, सीधे बाहर आ जाओ। चलो, ओमेगा साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। साइन थीटा को पहले बाहर रखेंगे, ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे, उसको क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाय डी टी। क्या क्लियर है भाई। अब दूसरा प्लस, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, साइन थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में। साइन थीटा को पहले रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। इसको चेन रूल बोलते हैं, आराम से सोचिएगा, क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल। हाँ ये तो उसका आ गया, और इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा भी आएगा। कोई दिक्कत, डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या है 0। ये क्वेश्चन में दिया, मैंने नहीं बोला। कितनी है वैल्यू, 0। मुझे यही वैल्यू निकालनी है। और डी थीटा बाई डी टी क्या है, ये तो ओमेगा ही है। ये क्या है, ओमेगा। 0 कर दो, इधर ले आओ, इधर ले, खत्म। ये आ जाएगा, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा। नहीं आया समझ, बताना क्या आ रही है अल्फा की वैल्यू। नहीं नहीं, ओमेगा के टर्म्स में बताओ, इसके टर्म्स में। ये उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस के कॉट थीटा, ये ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल। देखना सही लिखा है क्या, इसको 0 करके इधर ले आया, इसको डिवाइड मार दिया ऐसे। हाँ हाँ, एल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एल तो गया, हटा। सही लिखा है क्या, देखना यार, खत्म। थीटा की वैल्यू दी हुई है, वो 45 डिग्री थीटा ही है, ठीक है। ओमेगा, सर ओमेगा तो नहीं दिया, अबे नालक, पता तो है ओमेगा बराबर क्या है, वी। ये क्या लिखा हुआ है, वी अपॉन एल साइन थीटा। क्या वैल्यू पुट कर दोगे, देखो। और कोई मेथड तुम्हारे पास, और कोई मेथड किसी के पास, ठीक है। ये किसने सिखाया तुम्हें, डीवी बाई डी टी को एटी किसने बोला कि बोल सकते हैं, कुछ भी बोलोगे, बकवास चल रही है यहाँ पे, है डीवी बाई डी टी को एटी बोल दे, नालायक। क्या, हाँ वही डिफरेंशिएट तो मारना ही पड़ेगा ना, ये सेम चीज। चलो भाई नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लो कवाड़ियो, जल्दी पढ़ो तुम लोग। इस बार टेस्ट में ना सबके 50% से ऊपर आने चाहिए, कम से कम, है ना, मिनिमम। किसमें, फिजिक्स में, ठीक है। ये मैंने मिनिमम वेरिएबल लगाया, अगर नहीं आए तो घूसे घूसे पढ़ने हैं। और क्लास में तो मैं बैठने नहीं दूंगा, तुम्हारी तो इज्जत है नहीं, लेकिन भाई की बहुत इज्जत है। क्या मतलब है, तुम बहुत कम नंबर लेके आओगे, लोग तुमसे पूछेंगे कौन पढ़ाता है तुम्हें, तो तुम तो मेरा नाम ले दोगे, अरे उनसे पढ़ता है। अरे नाम तो बहुत सुना था, लेकिन इतना घटिया पढ़ाते हैं, तुम्हारे 25% नंबर आ, तो मैं अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं। तो सोच लेना कितने, 50% लिख लो इसको, ठीक है। कुछ भी करना, कैसे भी ले आना, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी में तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है फिर,
ठीक है, पेपर बहुत आसान है, तुम्हारे लेवल का पेपर है ही नहीं, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ। मतलब चूरन पेपर है तुम्हारे लिए, क्या है, चूरन पेपर है। तुम जिस लेवल पे फिजिक्स पढ़ रहे हो वो उस लेवल का है नहीं, तुम्हें लगेगा बिल्कुल हलवा है, क्या है, हलवा। इसलिए मैंने बोला 50%। मैं इसलिए नहीं बोला मैं पेपर बहुत टफ बना के रख दिया है और फिर कहूँ अब ले आओ 50%। पेपर इतना आसान है कि हर स्टूडेंट बहुत आराम से ला सकता है। इवन मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि 100% भी कम से कम 20% लोगों के आने चाहिए, और आने चाहिए, देखते हैं कितनों के आएंगे। ठीक है, वैसे पहले भी ये रिकॉर्ड बने हैं, देखते हैं इस बार कितने बनते हैं। और तू भी टूटेगा, ये भी याद रखिए, ठीक है। इस बार आने चाहिए बंसल साहब, आज तक नहीं आए तो क्या हुआ। देखो ये पार्टिकल आ रहे हैं, इससे टकराएंगे, और टकराने के बाद ये इससे स्टिक कर जाते हैं, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा, पढ़ लेना। अच्छा तुम्हें तो क्वेश्चन है, ओके ओके सॉरी, मैं तो ये भूल ही गया, तुम्हें तो समझ ही नहीं आया होगा ना, इतना सब कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक्चुअली ये दो स्कैटर्स हैं, एक यहाँ से मूव करते हुए आ रहा है, एक यहाँ से, ये इस रॉड से टकराते हैं और इस पे स्टिक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर एक एम मास आ जाता है और यहाँ पे भी एक एम मास आ जाता है। मान लो टकराने के बाद इस रॉड के सेंटर की जो वेलोसिटी है वो वी नॉट हो जाती है, और ये इस तरीके से घूमने लगता है ओमेगा से। मान सकता हूँ या नहीं? तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वी नॉट निकाल लो। क्या निकाल लो? वी नॉट। क्या वी नॉट निकाल पाओगे? पक्का? कैसे निकालोगे वी नॉट? देखो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम फ्री है। पूरा सिस्टम क्या है? फ्री। तो मैं लिखूंगा 2mv माइनस mv बराबर फाइनल क्या लिखूंगा? m इंटू वी नॉट। क्या मामला सही चल रहा है क्या? तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? मेरे हिसाब से वी आ रही है। कितनी आ रही है? वी। क्या वी नॉट आ गया? हाँ सॉरी, ये टोटल क्या हो जाएगा? 2m इंटू वी नॉट। कितना आ रहा है? वी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? पहला। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो क्या आप सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? आप इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखें, क्या लिखेंगे आप? 2mv इंटू एल बाई टू प्लस एम वी इंटू एल बाई टू। क्या सही लिखा है क्या? फाइनल लिखो, फाइनल आई इसके अबाउट आई क्या आएगा? एम एल स्क्वायर इंटू 2 इंटू ओमेगा। क्या यहां से ओमेगा आ जाएगा? यहां तक तो होना चाहिए था। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे पूछा गया है इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कब, ये भी देख लो। हाँ कब पूछे गए? किसी टी टाइम पर, किसी टी टाइम पर पूछे गए हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। ठीक, हाँ देखो ये रॉड ऐसे घूम भी रही है और आगे भी चल रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रही होती, सिर्फ ट्रांसलेट, तो ऊपर वाला पॉइंट कितना आगे जाता? क्या वी नॉट टी आगे जाता? मानते हो इस बात को? लेकिन इसी के साथ ये घूम भी रही है। मान लो ये कितना एंगल घूम गई? थीटा। कितना और घूम गई? थीटा। अगर ये थीटा घूम गई तो एक बात बताना, ये ऊपर वाला पॉइंट घूमने की वजह से कितना आगे गया होगा? अगर ये एल बाई टू है, ये कितना है? एल बाई टू। थीटा तुम्हें पता है तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा? एल बाई टू। और ये कितना हो जाएगा? एल बाई टू कॉस थीटा। मानते हो? तो अगर मैं टोटल आपसे पूछूं एक्स आगे कितना गया, कोऑर्डिनेट लिखना है, तो सिर्फ चलने की वजह से कितना? वी नॉट टी। और घूमने की वजह से कितना? एल बाई टू साइन थीटा। लेकिन थीटा